नमस्कार, जीएसटी डेफ्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक बार फिर से जीएसटी एक्ट की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस बार वीडियो नए अपडेट्स और नई तकनीक के साथ होगी। हम हर सेक्शन को विस्तार से समझेंगे, कानूनी भाषा, उदाहरणों और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण के माध्यम से। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस सीरीज से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपकी जीएसटी की समझ को गहरा करेगा। आगे बढ़ने से पहले आइए हम यह समझ लेते हैं कि जीएसटी आखिरकार लगता किस पर है। जिस प्रकार सेल पर सेल टैक्स लगता था और मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज लगाया जाता था, उसी प्रकार जीएसटी जिस पर लगाया गया उस टर्म को सप्लाई कहा गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1, जो कि ऐसे हैं: फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स। यह जो परिभाषा है वो इंक्लूसिव है। इसका मतलब यह है कि जो चीजें इसमें विशेष रूप से बताई गई हैं, उनके अलावा भी अन्य चीजें सप्लाई की परिभाषा में आ सकती हैं। यानी यह एक खुली परिभाषा है जिसमें समय और परिस्थिति के अनुसार और भी गतिविधियां जोड़ी जा सकती हैं। उदाहरण, यदि कहा जाए फल में आम और केला शामिल हैं, इसका अर्थ है कि आम और केला तो हैं ही, लेकिन संतरा, सेब आदि भी हो सकते हैं। इस प्रकार सेक्शन 7 में सप्लाई की परिभाषा सीमित नहीं है, बल्कि विस्तृत और लचीली है। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए, जो कि ऐसे हैं: All forms of supply of goods or services, or both such as sale, transfer, barter, exchange license, rental, lease or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. इसमें यह बताया गया है कि सभी प्रकार की सप्लाई, चाहे वह गुड्स की हो, सर्विसेज की या बोथ की, यदि वह कंसिडरेशन के बदले हो और यह सप्लाई बिजनेस के रिलेटेड हो, तो वह जीएसटी के अंतर्गत आएगी। वर्ड बोथ में उन सप्लाई को शामिल किया गया है जिसमें वस्तुएं, गुड्स और सेवाएं, सर्विसेज दोनों आती हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन की सप्लाई, जिसमें मटेरियल के रूप में गुड्स आती है और लेबर के रूप में सर्विसेज आती है। सप्लाई के उदाहरण हैं जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स, किसी को मोबाइल बेचना; सप्लाई ऑफ सर्विस, ऑडिट या कंसल्टेंसी देना; सप्लाई ऑफ बोथ, रेस्टोरेंट सेवा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी गुड्स या सर्विस, चाहे वह बेची जाए, ट्रांसफर की जाए या किसी भी अन्य नाम से दी जाए, और उसके बदले में यदि आपको मेहनताने के तौर पर कोई कंसिडरेशन प्राप्त हो रहा है। अब हम डेफिनेशन की एक एक टर्म को अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है सेक्शन 2 का सबसेक्शन 52, जो कि गुड्स की डेफिनेशन बताता है, जो इस प्रकार है: गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and securities, but includes actionable claim, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land, which are agreed to be severed before supply, or under a contract of supply. goods का अर्थ है हर प्रकार की चल संपत्ति, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें मनी और सिक्योरिटी को गुड्स नहीं माना गया है, बल्कि मनी या सिक्योरिटी के ट्रांसफर से रिलेटेड गतिविधि को सर्विस माना जाता है, यदि उस सर्विसेज से हम कोई इनकम या कंसिडरेशन प्राप्त करते हैं, यानी कोई सर्विस चार्ज या कमीशन। इसके अलावा गुड्स में एक्शनेबल क्लेम्स, फसलें, घास आदि शामिल हैं। अब हम सर्विसेज का मीनिंग समझेंगे। अगर हम सेक्शन 2 के सबसेक्शन 102 में सर्विसेज की डेफिनेशन देखें तो वह इस प्रकार है: सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode, from one form, currency or denomination, to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged. Explanation. For the removal of doubts, it is hereby clarified that the expression services includes facilitating or arranging transactions in securities, यानी कि गुड्स, मनी और सिक्योरिटी को छोड़कर सब कुछ सर्विस के दायरे में आएगा। उदाहरण, कंसल्टेंसी,
ऑडिट, मेंटेनेंस सर्विसेज। लेकिन जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि मनी या सिक्योरिटी के ट्रांसफर से रिलेटेड गतिविधि को सर्विस माना जाता है यदि उस सर्विसेज से हम कोई इनकम या कंसिडरेशन प्राप्त करते हैं, यानी कोई सर्विस चार्ज या कमीशन। अब हम ट्रांसफर के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रांसफर शब्द की कोई स्पेसिफाइड डेफिनेशन एक्ट में नहीं दी गई है। आप किसी भी चीज को ट्रांसफर मान सकते हैं, जैसे सेल यानी वस्तुओं को बेचना, ट्रांसफर ऑफ राइट अधिकार का स्थानांतरण, बार्टर या एक्सचेंज वस्तुओं के बदले में कोई अन्य वस्तु देना, रेंट या लीज अस्थायी उपयोग के लिए देना। ये सभी शब्द ट्रांसफर की श्रेणी में आते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुड्स या सर्विसेज का एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाना आवश्यक है। अब हम कंसिडरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कंसिडरेशन सेक्शन 2 के सब सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। वह इस प्रकार है: Consideration in relation to the supply of goods or services or both includes any payment made or to be made, whether in money or otherwise, in respect of, in response to, or for the inducement of, the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or a state government. B. The monetary value of any act or forbearance in respect of, in response to, or for the inducement of, the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or a state government. Provided that a deposit given in respect of the supply of goods or services, or both, shall not be considered as payment made for such supply, unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply. Consideration का अर्थ है वह मुआवजा या मेहनताना जो किसी सप्लायर को उसकी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के बदले में मिलता है। कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि हमेशा मनी में ही हो, यह इन काइंड यानी वस्तु के बदले वस्तु या सेवा के बदले सेवा भी हो सकती है। उदाहरण, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक कंप्यूटर बेचा और बदले में मिस्टर बी ने मिस्टर ए की कार रिपेयर कर दी। यह भी जीएसटी की दृष्टि से कंसिडरेशन माना जाएगा। हर बार सप्लाई के बदले में भुगतान केवल रेसिपिएंट ही करेगा, यह आवश्यक नहीं है। रेसिपिएंट की तरफ से कोई तीसरा व्यक्ति भी सप्लायर को भुगतान कर सकता है, वह भी कंसिडरेशन ही माना जाएगा। किसी भी प्रकार की सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई हो, वह कंसिडरेशन में शामिल नहीं की जाएगी। उदाहरण, अगर किसी कंपनी ने मिस्टर ए को 4 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार बेची और 1 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार ने कंपनी को दी, तो वह 1 लाख रुपए की राशि कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। हर बार कंसिडरेशन सिर्फ सप्लाई करने पर ही नहीं, बल्कि सप्लाई न करने पर भी मिल सकता है। उदाहरण, मिस्टर ए अपने मोहल्ले में मिठाई की दुकान खोलते हैं और मिस्टर बी को पैसे देते हैं कि वह उसी मोहल्ले में अपनी मिठाई की दुकान न खोले। इस स्थिति में मिस्टर बी मिस्टर ए को अपने अधिकार को छोड़कर एक सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए मिस्टर बी को जो राशि मिली है वह भी जीएसटी में कंसिडरेशन मानी जाएगी। अगर किसी सप्लाई के बदले में सप्लायर को कोई डिपॉजिट मिलती है जिसे बाद में सप्लायर को रिफंड करना पड़ता है, तो वह कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा जब तक कि उस डिपॉजिट को सप्लाई की कीमत के रूप में एडजस्ट न कर दिया जाए। हमारी अगली टर्म है मेड और अग्रीड टू बी मेड। यहां 2 बातें मुख्य हैं। मेड सप्लाई हो चुकी है, अग्रीड टू बी मेड सप्लाई के लिए समझौता हो गया है, भले ही सप्लाई बाद में हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूर्व समझौतों और अनुबंधों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सके। एग्जाम्पल, मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ 1 अप्रैल 2024 को 100 कुर्सियों की सप्लाई का अग्रीमेंट करता है जो 30 अप्रैल तक सप्लाई की जानी है। मिस्टर बी 5 अप्रैल को एडवांस पेमेंट कर देता है। इस स्थिति में यद्यपि वस्तुएं बाद में दी जाएंगी, लेकिन समझौता हो चुका है, अतः इसे अग्रीड टू बी मेड माना जाएगा और एडवांस पर जीएसटी देय हो सकता है। हमारी अगली टर्म है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का अर्थ सप्लाई तभी जीएसटी के तहत मानी जाएगी जब वह बिजनेस के अंतर्गत हो। उदाहरण, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी दोस्त को मुफ्त में सलाह देता है तो वह व्यक्तिगत है, जीएसटी नहीं लगेगा।
लेकिन यदि वही सलाह ग्राहक को दी जाती है तो वह व्यापार है, जीएसटी लगेगा। तो यदि हम निष्कर्ष निकालें तो यह कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी गुड्स, सर्विसेज या बोथ की सप्लाई किसी कंसिडरेशन के बदले करता है और वह सप्लाई बिजनेस या ट्रेड से संबंधित है तो वह सप्लाई की परिभाषा में आएगी। और जीएसटी लगाने के लिए सबसे पहली और आवश्यक शर्त है किसी सप्लाई का होना। आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट कर दें कि आज हम सप्लाई की परिभाषा पर चर्चा कर रहे हैं और अब हम इसमें दिए गए अगले क्लॉज जो कि ए है उस पर बात करेंगे, जो इस प्रकार है: द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल to its members or constituents or vice versa for cash, deferred payment or other valuable consideration। इस सब क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो कि स्टेट वर्सेस कलकत्ता क्लब लिमिटेड में आया था को निष्प्रभावी या ओवरकम करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। इस केस में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या क्लब द्वारा अपने सदस्यों को दी जाने वाली सेवाएं जीएसटी या पहले के सर्विस टैक्स वेट के अंतर्गत टैक्स योग्य हैं या नहीं, और क्या क्लब और उसके सदस्य अलग अलग व्यक्ति माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्लब और उसके सदस्य सेम पर्सन हैं, इसीलिए जब क्लब अपने ही सदस्यों को सामान या सेवाएं देता है तो उसे कोई सप्लाई नहीं माना जा सकता, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच लेन देन नहीं हो रहा है। इसीलिए उस स्थिति में जीएसटी या पुराने कानून में सर्विस टैक्स लागू नहीं होगा। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, जहां एक ही संस्था अपने सदस्यों के साथ लेन देन करती है और वह संस्था और सदस्य अलग नहीं माने जाते। सरकार की प्रतिक्रिया: इस निर्णय से जीएसटी कानून के तहत क्लबों से टैक्स वसूली पर असर पड़ा, इसलिए सरकार ने इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए सीजीएसटी एक्ट में क्लॉज ए को फाइनेंस एक्ट 2021 द्वारा जोड़ा। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि क्लब, सोसाइटी या किसी भी संगठन द्वारा अपने सदस्यों को दी गई वस्तुएं या सेवाएं भी सप्लाई मानी जाएंगी और उन पर जीएसटी लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सब क्लॉज बी की ओर, जो कि इस प्रकार है: import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में किसी फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर से कोई सेवा लेता है और उसके बदले में पेमेंट करता है तो वह जीएसटी के अंतर्गत सप्लाई मानी जाएगी, भले ही वह सेवा किसी व्यापार से जुड़ी हो या न हो। मान लीजिए मिसेस राज, जो कि भारत में निवासी है, अमेरिका के किसी फिटनेस ट्रेनर से ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग लेती है और उसके लिए $200 का भुगतान करती है। यह सेवा मिसेस राज ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ली है, न कि किसी व्यापार या व्यवसाय से संबंधित। लेकिन चूंकि उसने सेवा के बदले में भुगतान किया है, यह इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन माना जाएगा और इस पर जीएसटी लागू होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत। अब अगला सब क्लॉज सी है, जिसमें कुछ एक्टिविटीज को स्केड्यूल 1 में दर्शाया गया है। इन एक्टिविटीज पर यदि कंसिडरेशन न भी प्राप्त हो तब भी वे सप्लाई की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। वहीं सब सेक्शन 1A के अंतर्गत स्केड्यूल 2 में कुछ एक्टिविटीज स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई है ताकि यह तय किया जा सके कि कोई विशेष एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड मानी जाएगी या सप्लाई ऑफ सर्विस। इस स्केड्यूल में उन्हीं एक्टिविटीज को रखा गया है जिन पर अक्सर संदेह या भ्रम बना रहता है। और अंत में शेड्यूल 3 उन एक्टिविटीज की सूची है जिन्हें न तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है और न ही सप्लाई ऑफ सर्विस, अर्थात वे जीएसटी की परिभाषा के बाहर रखी गई हैं। हालांकि इन तीनों शेड्यूल पर हम विस्तार से चर्चा अपनी अगली वीडियो में करेंगे ताकि यह वीडियो बहुत लंबा न हो जाए। तो आज हमने सप्लाई का मूल अर्थ समझा। हम इस चर्चा को अपनी अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपको कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।